नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे परशुराम सक्सेस एकेडमी की प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भाग 5। अगर हम भाग 5 की बात करें तो भाग 5 में है संघ, ठीक है। और अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, संघ पालिका, संघ कार्यपालिका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, पीएम और प्लस मंत्रिपरिषद, ये सब भाग 5 के अंतर्गत आते हैं। आगे हम बात करते हैं, सबसे पहले हम राष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रपति, अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति 52 से 62 के बीच में है। आर्टिकल 52 से 62 के बीच में। आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और आर्टिकल 53 कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। आर्टिकल 54 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल, संसद प्लस राज्य की विधानसभाओं के द्वारा होगा। मतलब इसका जो निर्वाचन होगा वो लोकसभा के सदस्य प्लस राज्यसभा के सदस्य प्लस राज्यों की विधानसभाएं व दिल्ली व पांडिचेरी की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य होंगे, ठीक है। दिल्ली व पांडिचेरी की विधान सभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। तो चुनाव एक निर्वाचन मंडल के द्वारा होगा, ठीक है। चुनाव किसके द्वारा होगा? चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा, जिसमें कि लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राज्यों की विधानसभा व दिल्ली व पांडिचेरी की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव की हम अहर्ता की बात कर लेते हैं। अगर हम राष्ट्रपति के चुनाव की अहर्ता की बात करें, राष्ट्रपति चुनाव अहर्ता, तो सबसे पहले वह भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक हो। दूसरी शर्त यह है कि उसकी उम्र 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ठीक है। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, किंतु लोकसभा का सदस्य ना हो। लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता तो रखता हो, लेकिन उस समय वो लोकसभा का सदस्य ना हो। ये लाभ के पद, किसी भी लाभ के पद पर ना हो। ये दिवालिया ना हो। इसके लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए, ठीक है। इसके लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। राष्ट्रपति का चुनाव चुनाव आयोग द्वारा होता है, ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति का चुनाव चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है, ठीक है। चुनाव आयोग करता है। चुनाव से संबंधित विवाद अगर होता है
तो वह सर्वोच्च न्यायालय निपटाता है। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर कोई विवाद होता है तो वह विवाद सर्वोच्च न्यायालय निपटाता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय निपटाता है। बात करें तो किसी राष्ट्रपति का चुनाव गलत सिद्ध होता है तो त्याग पत्र देना होता है। उस दौरान उसके द्वारा किए गए कार्य वैधानिक होंगे। अब बात करते हैं आर्टिकल 55 की। आर्टिकल 55 की यदि हम बात करें तो आर्टिकल 55 में चुनाव की रीति है, यानी कि निर्वाचन की प्रक्रिया है। बात करें तो निर्वाचन की प्रक्रिया या रीति किस प्रकार की है? अप्रत्यक्ष, अनुपातिक, एकल संक्रमणीय। अनुपातिक, एकल संक्रमणीय विधि। अप्रत्यक्ष, अनुपातिक, एकल संक्रमणीय विधि है। ठीक है, अगर हम बात करें आर्टिकल 56 की तो आर्टिकल 56 में कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होगा। ठीक है, कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 5 वर्ष का होगा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 में क्या क्या है? आर्टिकल 7 में तो है राष्ट्रपति की शपथ। ठीक है, राष्ट्रपति की शपथ की यदि हम बात करें तो राष्ट्रपति की शपथ जो है वो CJI, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनके द्वारा शपथ दिलवाई जाती है। और अगर हम बात करें आर्टिकल 60 की तो आर्टिकल 60 में ही राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा। ये जो राष्ट्रपति है अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है, किसे देता है? त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को। अगर हम बात करें तो आर्टिकल 60 यह भी कहता है कि इनका जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष का होगा। ठीक है, कितने वर्ष का होगा? राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष के लिए होगा। आर्टिकल 60 ये भी कहता है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में इनके कार्यों को उपराष्ट्रपति देखेगा। ठीक है, अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित होंगे तो इनकी अनुपस्थिति में इनके कार्य का जो भार होगा वो राष्ट्रपति के द्वारा निर्वहन करा जाएगा। अगर बात करें तो आर्टिकल 60 यह भी कहता है कि राष्ट्रपति का पद 6 माह में भर लिया जाएगा। राष्ट्रपति का जो पद है वो 6 माह से ज़्यादा खाली नहीं रह सकता, 6 माह के अंदर अंदर उसे भर लिया जाएगा। ठीक है, महाभियोग। ठीक है, आर्टिकल 61 कहता है कि महाभियोग की शुरुआत किसी भी सदस्य से की जा सकती है। ठीक है, महाभियोग की जो शुरुआत है वो उच्च सदन से भी हो सकती है और निम्न सदन से भी हो सकती है। ठीक है, बात करें तो आर्टिकल 61 यह भी कहता है कि लोकसभा या राज्यसभा के 1/4 मतलब 1/4 सदस्य जो होते हैं, 1/4 सदस्य 14 दिन पूर्व सूचना देकर ये प्रस्ताव लाते हैं। ठीक है, 14 दिन पहले ये सूचना देंगे, उसके बाद ये प्रस्ताव लेकर आएंगे। और आर्टिकल 61 ये भी वो कहता है कि राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि वह अपना जो बचाव है वो कर सकता है। ठीक है, और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है उसकी प्रक्रिया किस तरह से होती है? देखिए, जो लोकसभा होता है ना, लोकसभा में 2/3, ठीक है, 2/3 से अगर ये जो प्रस्ताव है ये पारित हो जाता है तो अब क्या होगा? ये अब दूसरा सदन होगा वो इसकी जांच करेगा। ठीक है, इस प्रस्ताव की जांच करेगा और 2/3 मतों से पारित अगर ये सिद्ध हो गया, ठीक है, जो 2/3 से ये प्रस्ताव जो पारित हुआ था और अगर ये सिद्ध हो गया तो क्या होगा कि राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना होगा। लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कि किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा हो। आर्टिकल 62 की अगर हम आर्टिकल 62 की बात करें तो आर्टिकल 62 में क्या है? पद की रिक्ति के बारे में बताया गया। ठीक है, की शक्तियों की। अगर हम राष्ट्रपति की शक्तियों की बात करें तो राष्ट्रपति की शक्तियों में राष्ट्रपति को कार्यपालिका के कार्यों में परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है। ठीक है, कौन होती है? मंत्रिपरिषद। अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की परामर्श पर ही कार्य करता है। ठीक है, जो मंत्रिपरिषद है इसके ही परामर्श पर राष्ट्रपति कार्य करता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो आर्टिकल 75A, आर्टिकल 75A(1), ठीक है, आर्टिकल 75(1) कहता है कि राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को PM के रूप में चुनते हैं। ठीक है, और PM के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं।
अगर हम बात करें तो पीएम यानी कि प्रधानमंत्री और प्लस मंत्री, ये मिलकर बनती है मंत्रिपरिषद। ठीक है, ये मिलकर क्या बनती है? मंत्रिपरिषद। अगर हम बात करें तो मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है और वास्तविक शक्ति जो होती है वो प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति कैग, एजी, यूपीएससी और चुनाव आयोग, इन सबकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों की। अगर हम राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों की बात करें तो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में आर्टिकल 80(1) कहता है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत कर सकता है। ठीक है, राज्यसभा में कितने लोगों को मनोनीत कर सकता है? 12 लोगों को मनोनीत कर सकता है। राष्ट्रपति जो है वो संसद का सत्रावसान भी कर सकता है। ठीक है, सत्रावसान कर सकता है। और आर्टिकल 85 कहता है कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग भी कर सकता है। ठीक है, लोकसभा को भंग भी कर सकता है आर्टिकल 85 के तहत। और आर्टिकल 108 कहता है राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन की घोषणा कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन की घोषणा कर सकता है, संयुक्त अधिवेशन की घोषणा। और आर्टिकल 123 कहता है, आर्टिकल 123 कहता है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, और कुछ अब बात करते हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के बारे में। अगर हम राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों की बात करें तो ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं। ठीक है, इन्हें अधिकार है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन कर सकते हैं? राष्ट्रपति कर सकते हैं। ठीक है, नियुक्ति कर सकते हैं। और आर्टिकल 72 कहता है, आर्टिकल 72 कहता है कि क्षमादान का अधिकार भी राष्ट्रपति को है। ठीक है, ये सजा को कम भी कर सकते हैं, उसका स्वरूप बदल भी सकते हैं और ये सजा को शून्य भी कर सकते हैं। ठीक है, इनको अधिकार है। ये अधिकार भारत में राष्ट्रपति को संपूर्ण भारत में है। ठीक है, और इनको सैन्य न्यायालयों में भी अधिकार है। ठीक है, जो सैन्य न्यायालय हैं उनमें भी राष्ट्रपति को अधिकार है। आर्टिकल 143 कहता है कि राष्ट्रपति को परामर्शदायी शक्तियां भी हैं। ठीक है, परामर्शदायी शक्ति, इसमें क्या है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं, पर सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं पर सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति भी परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, और जो राष्ट्रपति को सैन्य शक्तियां भी प्रदान की गई हैं, सैन्य शक्तियां। राष्ट्रपति जो है वो तीनों सेनाओं के सर्वोच्च प्रधान होते हैं। तीनों सेनाओं के जल, थल और वायु, ये तीनों सेनाओं के जो होते हैं वो सर्वोच्च प्रधान होते हैं। सर्वोच्च प्रधान ये युद्ध की घोषणा भी कर सकते हैं। ठीक है, ये युद्ध की घोषणा कर सकते हैं। युद्ध की घोषणा करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियां, अगर हम राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों की बात करें तो ये जो है ये प्रत्येक वर्ष बजट पेश करते हैं। ठीक है, हर साल क्या करते हैं? हर साल बजट
पेश करते हैं, पेश कराते हैं, सॉरी करते नहीं कराते हैं। और ये 5वें वर्ष वित्त आयोग का गठन करते हैं। हर 5 साल में एक बार वित्त आयोग का गठन करते हैं, वित्त आयोग। ठीक है, हर 5 साल में। ठीक है, कितने साल में? हर 5 साल में वित्त आयोग का गठन करते हैं। और आकस्मिक निधि के ये जो होते हैं वो प्रधान होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति जो होते हैं वो आकस्मिक निधि के प्रधान होते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल की। राष्ट्रीय आपातकाल किन किन कारणों से लगाया जाता है? ठीक है, तो जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है वो आर्टिकल 352 के तहत लगाया जाता है। और इसका जो घोषणा के आधार होते हैं वो होता है युद्ध के समय, बाह्य आक्रमण के समय और सशस्त्र विद्रोह के समय। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। 44वें संविधान संशोधन के बाद आतंकी अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, और अगर बात करें तो घोषणा की प्रक्रिया क्या होती है? घोषणा की जो प्रक्रिया होती है वो राष्ट्रपति जो होते हैं, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर आपातकाल की घोषणा करते हैं। ठीक है, और 1 माह के भीतर संसद की मंजूरी आवश्यक होती है। और अगर बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से विशेष बहुमत इनको चाहिए होता है। ठीक है, और इसके जो प्रभाव होते हैं वो किस तरह से होते हैं? अगर हम इसके प्रभाव की बात करें तो ये संघीय ढांचा एकात्मक हो जाता है और केंद्र सरकार की शक्तियां इससे बढ़ जाती हैं। अगर बात करें तो मौलिक अधिकारों पर प्रभाव जो है वो आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित होकर केवल युद्ध बाह्य आक्रमण में होता है और अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इसके अवधि की तो जो इसकी अवधि होती है वो प्रारंभ में 6 माह होती है और हर 6 माह में संसदीय मंजूरी जो है उसका विस्तार हो जाता है। अगर हम बात करें, अब बात करते हैं राज्य में आपातकाल। ठीक है, अगर राज्य में आपातकाल की बात करें तो ये आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है। इसके कारण क्या होते हैं? राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य ना कर सके, राज्यपाल की रिपोर्ट या अन्य स्रोतों से राष्ट्रपति संतुष्ट ना हो। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन पर क्या है? राज्य में आपातकाल लगाया जाता है। ठीक है, और जो इसका प्रभाव होता है वो किस तरह से होता है? जो इसका प्रभाव होता है वो राज्य की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है और विधानसभा जो होती है वो निलंबित या फिर भंग कर दी जाती है। राज्य का जो प्रशासन होता है वो केंद्र के अधीन हो जाता है। और जो इसकी अवधि की अगर हम बात करें तो ये इसकी जो अवधि होती है वो प्रारंभ में 6 माह और अधिकतम 3 वर्ष तक के लिए इसकी जो अवधि होती है वो होती है। देख 56 आर्टिकल जो 356 है, यदि राज्य सरकार जो होती है, राज्य सरकार संविधान के अनुसार शासन ना कर रही हो, इसकी सूचना राष्ट्रपति को अगर हो जाए तो वहां की जो सरकार होती है उसको बर्खास्त कर दिया जाता है। ठीक है, और वहां पर उस राज्य में क्या होता है? उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। ठीक है, और उस राज्य का जो शासन होता है वो राष्ट्रपति अपने प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल को चुन लेता है और राज्यपाल के द्वारा करवाता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 360 की। आर्टिकल 360 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 360 में है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल किन कारणों की वजह से लगाया जाता है? इनके घोषणा करने के आधार क्या होते हैं? देखिए, देश की जो वित्तीय स्थिरता या साख को अगर खतरा होता है तो ऐसी कंडीशन पर क्या होता है? आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है। ठीक है, और इसका प्रभाव क्या पड़ता है? इसका जो प्रभाव है वो केंद्र राज्यों को वित्तीय निर्देश दे सकता है। ठीक है, और सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती की संभावना हो जाती है। अगर हम बात करें लगा है, ठीक है, भारत में अगर हम बात करें तो वित्तीय आपातकाल जो है वो अभी तक यहाँ पर नहीं लगा है और अगर भविष्य में कभी लगेगा तो संपूर्ण भारत में लगेगा। ठीक है, क्योंकि जब आपातकाल आएगा तो पूरे भारत के लिए आएगा, तो अगर लगेगा कभी भविष्य में तो पूरे भारत में लगेगा। करते हैं राष्ट्रपति की वीटो पावर की। राष्ट्रपति की वीटो पावर की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति की वीटो पावर जो है वो 3 प्रकार की है। उसमें पूर्ण वीटो जो है, पूर्ण वीटो में क्या होता है कि राष्ट्रपति विधेयक पर स्वीकृति देने से पूरी तरह मना कर सकता है। ठीक है, या फिर मना कर ही देता है और ये विधेयक जो होता है वो कानून नहीं बन पाता। अगर राष्ट्रपति जो है स्वीकृति देने से मना कर देगा तो वो जो बिल होगा वो समाप्त कर दिया जाएगा और रद्द कर दिया जाएगा, इसलिए वह कानून नहीं बन पाएगा।
और ये जो होता है वो निजी सदस्य विधेयक या तब जब सरकार बदल चुकी होती है, ठीक है। अर्थात जब किसी विधेयक पर राष्ट्रपति ने अनुमति ना दी हो, ठीक है, और सरकार गिर जाए, अब नई सरकार आएगी तो राष्ट्रपति को अनुमति ना देने की ही बात करे, तो ऐसी स्थिति में बिल समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं निलंबन वीटो की या फिर सस्पेंशन वीटो की। अगर हम सस्पेंशन वीटो की बात करें तो ये ऐसी कंडीशन में होता है, राष्ट्रपति कुछ बिल जो होते हैं वो पुनर्विचार के लिए लौटा देते हैं, ठीक है। किंतु पुनः बिल आने पर अगर पुनर्विचार के लिए लौटा देते हैं, लेकिन वह बिल अगर दोबारा फिर से आता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को अनुमति देने के लिए बाध्य हो जाते हैं, ठीक है। जो राष्ट्रपति होते हैं वो उस बिल पर अनुमति देने के लिए क्या हो जाते हैं? बाध्य हो जाते हैं। और ऐसा जो है इसका सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो वेंकट रमन ने किया था, ठीक है। किसने किया था? वेंकट रमन। और दूसरी बार अब्दुल कलाम ने करा था, ठीक है। किसने करा था? अब्दुल कलाम का। तो ये क्वेश्चन आ भी जाते हैं कि निलंबन वीटो या फिर सस्पेंशन वीटो का प्रयोग कौन कौन से राष्ट्रपति ने किया था? तो वेंकट रमन ने किया था और अब्दुल कलाम ने किया था, ठीक है। अब बात करें ये कंडीशन जो है वो धन विधेयक पर लागू नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि अगर हम पॉकेट वीटो की बात करें तो पॉकेट वीटो राष्ट्रपति विधेयक को ना तो स्वीकार करता है, ना अस्वीकार करता है, ना ही लौटाता है, ठीक है। और जो विधेयक होता है, विधेयक राष्ट्रपति के पास लंबित रहता है। भारतीय संविधान में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है, पर व्यवहार में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। और राष्ट्रपति जो होता है विधेयक पर स्वीकृति देने से पूरी तरह मना कर देता है कि वह विधेयक कानून नहीं बन पाता। प्रायः निजी सदस्य विधेयक तब जब सरकार बदल चुकी हो, ठीक है। और इसका जो प्रयोग है वो ज्ञानी जैल सिंह ने किया था 1986 में, ठीक है। 1986 में पोस्ट ऑफिस बिल आया था, ठीक है। कौन सा आया था? पोस्ट ऑफिस बिल। तो पोस्ट ऑफिस बिल आया था तो इसका प्रयोग जो था वो ज्ञानी जैल सिंह ने करा था, ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है। इसमें राष्ट्रपति राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। वह अनुमति दे या ना दे वो उसके ऊपर है, वो अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं लगेगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है।